हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 का टाइटल है द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जी, ये चैप्टर हमें बताता है एक तरह से ये बायोग्राफी है बिस्मिल्लाह खान जी की। इस चैप्टर में ना ये एक तरह से एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल म्यूजिशियन थे। एंड इन्होंने अप कैसे शहनाई का इंट्रोडक्शन किया थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री, वो हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि कहाँ से शहनाई का इन्वेंशन हुआ और कैसे सब कुछ कैसे वो एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बन गए। तो चलो आओ पढ़ते हैं। ये बात है औरंगजेब के टाइम की। औरंगजेब के टाइम पे पुंगी चलती थी। जैसे शहनाई है ना, पुंगी भी एक इंस्ट्रूमेंट था। एंड बट उसकी साउंड ना औरंगजेब को ना बहुत ही अनप्लेजेंट लगती थी, मतलब बहुत ही बेसुरी लगती थी उसको, वो साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपने एरिया में उस साउंड को बैन करवा दिया था। उसने साफ साफ ये ऐलान कर दिया था कि पुंगी जैसा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी मेरे आसपास, मेरे एरिया के आसपास मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए और कहीं पे भी बजता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। पुंगी ने एक जेनरिक सा साउंड बन पुंगी एक जेनरिक सा साउंड बन चुका था। मतलब जिसमें एक जेनरिक साउंड, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कोई भी दूसरा इंसान देखता था ना या आवाज सुनता था ना कोई गंदे से इंस्ट्रूमेंट की या गंदे से साउंड की, तो वो यही बोलता था कि अच्छा लग रहा है, कहीं पे ना पुंगी बज रही है। ये तो बिल्कुल पुंगी जैसी आवाज है, क्या तेरे घर पे पुंगी बज रही है क्या? अंदर इट वाज एक तरह से वो होता है ना, एक स्लैंग, एक टैग बन चुका था कि यार एक गंदी सी आवाज कहीं सुनाई दे रही है ना, तो कहीं पुंगी बज रहा होगा। ठीक है। बट कुछ लोगों का मानना ये था कि नहीं, पुंगी आ जानी चाहिए, और बट कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इसकी साउंड तो बहुत ही बेकार है, कभी जिंदगी में भी कहीं बजता हुआ सुनाई नहीं देना चाहिए। एक बार एक बार्बर था जो एक प्रोफेशनल म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता था। वो बार्बर एक प्रोफेशनल म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता था। एंड उसने उसका रॉयल पैलेस में भी काफी ज्यादा आना जाना था। तो एक दिन उसने ऐसे ही डिसाइड किया बैठे बैठे कि मैं क्यों ना पुंगी को इम्प्रूव कर कर देखूं, कि क्या पता मैं इसको इम्प्रूव कर दूं और कुछ अच्छे से साउंड बनने लगे। तो उसने पुंगी से भी ना काफी थोड़ा लंबा से एक पाइप ले लिया, जिसमें 7 होल्स कर दिए उसने, 7 छेद कर दिए उसने उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और उसने ही देखा कि मतलब कभी उसने कोई होल बंद करके देखा, कोई होल ओपन करके देखा, कभी किस पे फिंगर रख के देखा, कभी किस पे फिंगर रख के देखा। तो उसने ऐसे करते करते एक बहुत ही प्लेजेंट सी आवाज बना दी, बहुत ही प्लेजेंट सी साउंड बना दी। और एक दिन वो राज्य में जाके उसने वो साउंड बजाई, और वहां पे जितने भी लोग राज्य में उस टाइम पे सभा में उस टाइम प्रेजेंट थे, उन लोगों को उसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और वो कहने लगे, वाह, इतनी सुरीली आवाज ये कैसे बन सकती है, ये कहाँ से आई? तो उन्होंने उसको कहा कि ना इसका कुछ नया नाम रख देना चाहिए, ये पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट है ये इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसका कुछ अलग सा नाम रखते हैं। तो उन्होंने ये एक बार्बर ने बजाई थी, जिसको हम हिंदी में नाई कहते हैं, और वो शाह दरबार में बजी थी, इसलिए उसका नाम रख दिया शहनाई। इसलिए इसका नाम बढ़ गया शहनाई। इस तब से इसको हम बोलते हैं शहनाई। फिर शहनाई उस टाइम पे शहनाई ना ज्यादा, मतलब शहनाई की आवाज बहुत ज्यादा ना शुभ मानी जाने लग गई। यहाँ की मतलब हर हर जगह, हर इंडियन टेम्पल्स में और या फिर नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में ये काफी ज्यादा बजने लग गई। पहले शहनाई ना एक नो नौबत होता है कि ना, कि नेशनल, हमारे तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में से ना एक मानने लग गए थे इसको, मतलब ये इतना ज्यादा फेमस होने लग गया था कि नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में से, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक मानने लग गए थे हम इसको। और नौबात मतलब वही कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक हमारा फेमस इंस्ट्रूमेंट बन चुका था ये। उस टाइम पे फिर ये मंदिरों में, वेडिंग्स में बजने लग गया था। लेकिन बाद में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज तक ले गए। वो मतलब सिर्फ ये नहीं शादियों या टेम्पल्स में ही बज रहे, वो उसको एक क्लासिकल स्टेज तक ले गए थे। कि कहाँ से मतलब ये ना उसको इतने लेवल तक ले गए थे कि यहाँ था ना कि कुछ एरिया में थोड़े से लोग जानते थे कि हाँ शनाई जैसा इंस्ट्रूमेंट है और इसमें कुछ आवाज आती है।
बट वो इतने लेवल तक उसको ले गए, जिसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने इसको कैसे इतना ज़्यादा फेमस कर दिया कि सारी दुनिया और दुनिया के बाहर, मतलब हमारी कंट्री के बाहर भी लोग इसको, हमारे देश के बाहर भी लोग जानने लग गए इसके बारे में और इसको सुनते थे और इसकी आवाज़ लोगों को अच्छी लगने लग गई थी। शनाई कुछ ऐसा दिखता था जैसे इस फ़ोटो में मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, तो आप ये देख सकते हो कि ऐसा दिखता था। हाउएवर बिस्मिल्लाह खान जी ने इसको एक स्टेटस दे दिया था एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का। अब हम पहले बढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था दमरौन, दमरौन में जो बिहार में है। वो बिलोंग करते थे एक फेमस म्यूजिशियन फैमिली से, जिन उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर भी इसी, मतलब उनके सिस्टर्स भी म्यूजिशियंस ही थे। ठीक है, पहले हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ते हैं। जब वो 5 साल के थे ना, तो वो तालाब, अपने घर के पास जो तालाब है ना, उसके पास खेला करते थे गिल्ली डंडा। उस टाइम पे वहां पे बिहार में तो वैसे भी बच्चे जो है खेलते हैं गेम, ये मतलब एक कॉमन सा गेम है जो वहाँ पे यूजुअली चाइल्डहुड में, मुझे लगता है वहाँ के बच्चों ने जनरली खेला ही होगा ये गिल्ली डंडा। एंड वो खेलते खेलते ना, वो वहाँ पे बालाजी टेम्पल था उनके, वहाँ पे पौंड के पास में, तो वहां जाया करते थे और वहां जाके उनको बहुत अच्छा लगता था गाना, तो वो भोजपुरी चहिता गाया करते थे। जब वो भोजपुरी चहिता गाया करते थे तो उनको ना 1.25 केजी का, 1.2 मतलब 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता, लड्डू देते थे वहां के जो लोकल महाराज जी थे ना मंदिर के, वो उनको आके लड्डू देते थे और उनको लड्डू खाना इतना अच्छा लगता था और वो उस लड्डू की वजह से बार बार वहां जाते थे कि चलो आज मुझे लड्डू खाने का मिलने जाएगा, तो मैं मंदिर जाता हूँ। और वहां जाके वो हर रोज वहां पे भोजपुरी चहिता गाते थे और उनको लड्डू मिल जाता था और वो लड्डू खा के बहुत खुश हो जाते थे, या चलो मुझे लड्डू खाने को मिलेगा। बट ये बात है 80 साल पुरानी, जब एक छोटे से बच्चे ने इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीत लिया और जो कि है भारत रत्न अवार्ड। मतलब हम बिस्मिल्लाह खान जी की बात कर रहे हैं कि उनकी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि उनकी पैदाइश वो 5 साल के थे, तो मतलब किसको पता था कि 80 साल बाद जाके वो एक भारत रत्न अवार्ड जीत लेंगे। सो आगे क्या था इसमें, बिस्मिल्लाह खान जी, उनके जो फादर, उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान जी, और उनके जो दादा थे ये रसूल बख्श जी, और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, ये मतलब सब उनके जो दादाजी थे ना, ये उस टाइम के जो भोजपुरी के जो किंग का कोर्ट था ना, वहां पे शनाई बाज थे, पता है। मतलब वो भी फेमस थे, वो मतलब पूरी फेमस म्यूजिशियन फैमिली से ही थे। पर जब वो 3 साल के थे ना, तब उनकी मम्मी ना उनको अपने साथ बनारस ले गई थी उनके चाचा के यहाँ पे। चाचा उनके अली बख्श, जो बनारस के विष्णु टेम्पल में शनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान जी भी उनके साथ ना उनको सपोर्ट करने के लिए जाया करते थे। चाचा वहां पे शनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान जी वहां उन्हें घंटों घंटों देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि अच्छा ये कैसे बजा रहे हैं। उनको देख देख के उनसे वो इंस्पायर होने लग गए और उसके बाद वो उनके साथ भी जाने लगे। मतलब वो छोटे होते से उन्होंने, उसके बाद 3 साल की उम्र के बाद से उन्हें चाचा जी को देख देख के उनके साथ पहले जाते थे और फिर धीरे धीरे उन्हें देख देख के उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि मैं भी शनाई बजाना सीखूंगा चाचा जी से इंस्पायर होके। तो कभी कभी वो भी कभी बालाजी टेम्पल जाते थे, कभी माँ मंगला मैया के टेम्पल में जाते थे, कभी वो गंगा जी के किनारे बैठ के जो है वो इसको गाते थे, शनाई की प्रैक्टिस करते थे। और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी कि प्रैक्टिस करते करते उन्होंने इतने यूनिक से राग बना दिए, मतलब इतने यूनिक से राग इन्वेंट कर दिए जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल थे एक शहनाई से बजना। मतलब लोग जब सुनते थे ना कि ये राग कहाँ से आ रहा है, तो लोग सोच भी नहीं पाते थे कि ये राग इन्होंने शहनाई से बजा दिए, शहनाई से कैसे बना दिए इन्होंने ये राग। तो मतलब वो इतने टैलेंटेड और इतने यूनिक थे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, प्रैक्टिस करके, करते करते उन्होंने इतने यूनिक से राग बना दिए और वो उनके राग काफी ज्यादा फेमस हो गए। उनके जो यूनिक राग थे उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा अचीवमेंट दी। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स किए जो इंस्ट्रूमेंटल सूटेबल, मतलब उन्होंने ऐसे जो है बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्क से, अपने अपने प्रैक्टिस से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए। क्यों?
उन्होंने बहुत सारे फेमस एक्टर्स जो इंडिया में हैं उनको उन्होंने बहुत सारे मूवीज के भी ऑडिशन दिए, एंड वहां पे उनके सॉन्ग्स भी आए हैं, इवन उन्हें वहां पे भी ये गाए हैं, शहनाई बजाई है उनने मूवीज में भी। सोचो कितनी बड़ी बात है, मतलब वो कहाँ से बिहार से निकल के 3 साल की उम्र में प्रैक्टिस करके वो कितने आगे तक पहुंच गए। इवन उन्होंने हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, जो 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस अगस्त था, वहां पे उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के सामने जो है रेड फोर्ट पे उन्होंने ये शहनाई बजा के हमारे नेशन को रिप्रेजेंट किया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उनके लिए काफी अच्छी स्पीच दी थी। स्पीच में मतलब उन्होंने जो उस टाइम स्पीच दी थी उसमें उन्होंने उनका जिक्र भी किया कि मतलब वो कितने हार्ड वर्किंग और कैसे उन्होंने इतने यूनिक से राग बना के हमारे इंडिपेंडेंस डे को और भी ज्यादा अच्छा कर दिया, और हमारे नेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान जी ने सिर्फ हमारे देश को ही, हमारे देश के अंदर ही ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे पे ही जो है उन्होंने गाया और उनको प्राइम मिनिस्टर से ही जो है अप्रिसिएशन मिला, नहीं उनको देश के बाहर भी अप्रिसिएशन मिला। उन्होंने देश के बाहर भी उन्होंने अपना जो ये अपना फेम था वो स्प्रेड करा। बहुत सारी कंट्रीज में उनकी शनाई सुनी जाती थी और सुनी सुनी जाती है आज भी। वो इंडिया के वर्ल्ड वर्ल्ड में इंडियन क्लासिकल फेमस म्यूजिशियन बन गए, कि मतलब इतने ज्यादा फेमस हो गए वो, क्योंकि उनके जो राग थे, वो जो उनकी इन्वेंशन थी वो बहुत ही यूनिक थी और वो सुनने में सबको बहुत अच्छी लगती थी, कि चाहे फर्क नहीं पड़ता था वो किस कंट्री में किस लैंग्वेज में है, पर म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है ना, कहते हैं ना एक आवाज म्यूजिक जो होता है ना हमारे इमोशंस को टच करते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी लैंग्वेज में उसको गा रहे हैं, वो जो जो राग होते हैं ना वो हमारे इमोशंस टच करते हैं, एंड वो जो उनके यूनिक राग थे उन्होंने अपने देश में ही नहीं देश के बाहर भी लोगों का दिल जीत लिया उससे। उन्होंने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट करी है, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले उन्हें काफी सारे, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड भी मिला उन्हें 2001 में। मतलब उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया और उनको ऑनर किया गया इतने सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से भी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी से ना हम यही सीखते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, आप कौन हो, आप अगर मेहनत कर रहे हो, आप पूरी तरह से डिवोटेड हो, आपके अंदर इतना डेडिकेशन है, किसी भी चीज़ को लेके, जैसे उनके अंदर म्यूज़िक को लेके था, उन्होंने उसने इतने यूनिक चीज़ें बना दी और वो इतने फेमस हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप किसी भी चीज़ से डेडिकेटेड होके, प्रैक्टिस करके अपने आप को बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बना सकते हो। आप इतना, ये एक तरह से हमारे लिए ना मोटिवेशनल ही है, इसका पार्ट 1 भी एवलिन की स्टोरी एंड ये पार्ट 2 भी, ये हमारे लिए ना मोटिवेशन है कि मतलब अगर ये लोग जिंदगी में कहीं इतनी ऊंचाइयां छू सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी मुस्लिम थे, एंड इनकी फैमिली बिल्कुल प्रॉपर मुस्लिम थे, एंड ये बिल्कुल प्रॉपर मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड स्टिल इनकी फैमिली ने एंड इन्होंने कितना अच्छा, मतलब वो मंदिर में जाते थे, उन्होंने दूसरे हिंदू कल्चर को कितना रिस्पेक्ट दी, ऑनर किया एंड रिप्रेजेंट किया इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड वो ये बात बोलते थे कि तुम ना मेरे मतलब मेरे को गंगा से दूर कर सकते हो पर गंगा को नहीं मेरे से दूर कर सकते, कि मतलब उनको आज भी उनको ये चीज पता है कि हाँ वो गंगा के किनारे बैठ के उन्होंने कितने सारी राग बनाए, प्रैक्टिस करी और उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट करी। इट्स लाइक कि हमारे हमारे दिमाग में होते हैं ये भेदभाव जाति को धर्म को लेके, पर अगर जो हम सब है तो एक्चुअल में हम सबके पास दिल है ना, प्योर है हम, ह्यूमैनिटी और पैशन की तरफ फोकस करो और हार्ड वर्क की तरफ फोकस करो। बस बिस्मिल्लाह खान जी का यही कहना था, और आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। सबकी इज्जत करो, सबके साथ प्यार बांटो, एंड आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द चैप्टर प्लीज कमेंट down below, and please do like, share and subscribe our channel.